गाइस, वेलकम टू H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। जीओसी पार्ट 2 का आज हम लेक्चर नंबर 11 शुरू करेंगे, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देख लिए हों। जीओसी पार्ट 1 में हमने नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हम आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं और अभी आज इस लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनफैक्ट ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में आपने सीखा था कि कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनांशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। और लेक्चर नंबर 2 में क्या सीखा था? लेक्चर 2 में हमने सीखा था एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन क्या होता है। और पार्ट 3 में आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो ये अभी तक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन भी नहीं किया, बट आज हम वो करेंगे। और कैसे करेंगे? हम आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे हम इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है कायरल मॉलिक्यूल्स में, एनांशियोमर्स में और ऑप्टिकल आइसोमर्स में। और यहाँ पे और क्या कुछ आप इस स्टडी में सीखने वाले हो? आप सीखने वाले हो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, हम कैसे एक पोलैरीमीटर को यूज करते हैं, उसकी क्या वर्किंग होती है, क्या होता है पोलैरीमीटर, और कैसे वो मॉलिक्यूल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। और अगेन एक इम्पॉर्टेंट टर्म और यहाँ पे आएगी जिसे हम सीखेंगे, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन। तो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि आज आपको सीखने हैं, इसलिए शुरू से लेके एंड तक कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा। इनफैक्ट मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि पूरे का पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप हमारे साथ प्लीज डू स्टडी। ऐसे नहीं कीजिएगा कि कोई एक लेक्चर देखा, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। या तो देखिएगा या कंप्लीटली या बिल्कुल नहीं देखेगा, दैट इज योर चॉइस। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको पूरे का पूरा देखना, ठीक है। इससे अगर आपने पूरा देखा तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट हो पाए, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। हम सब डायग्राम्स, मॉडल्स और हर एक जो चीज पॉसिबल है जिससे आपका ये कंसेप्ट अच्छा हो सके, वो आपके लिए इन लेक्चर्स में लेके आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज का ये लेक्चर हम शुरू करेंगे विद द रिवीजन ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहला कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है और दूसरा एनांशियोमर्स क्या होते हैं, जो कि आप पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले कायरल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को हम कायरल तब कहेंगे जब उसकी दो मिरर इमेज फॉर्म्स एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल हो 3 डायमेंशंस में, जो कि आप मॉडल्स में भी देख चुके हो, डायग्राम्स में भी देख चुके हैं। और इस प्रॉपर्टी को मॉलिक्यूल्स की क्या बोलते हैं? कायरलिटी। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन है एनांशियोमर्स क्या होते हैं। तो एनांशियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? वो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, वो डिफर करते हैं स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में। और स्पेशल अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट है? दो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम एनांशियोमर्स बोलते हैं। और ये वाले एनांशियोमर्स कब हमेशा हमें मिलेंगे? उन कंपाउंड्स में मिलेंगे जिनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एनांशियोमर्स डिफरेंट कंपाउंड्स हैं क्योंकि वो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। बट क्या ये सिर्फ एक रीजन है जिसकी वजह से हमने इनको एनांशियोमर्स बोला? आइसोमर्स हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो। तो अब ये एनांशियोमर्स भी आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ डिफरेंस है कि हम इनको डिफरेंट कंपाउंड्स बोलते हैं? तो आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे इन कायरल मॉलिक्यूल्स और एनांशियोमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एनांशियोमर्स और एक होते हैं डायास्टीरियोमर्स। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो डायास्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एनांशियोमर्स दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स हैं
और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपने देखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है। मगर आपको ये जान के हैरानी होगी जो इनैंशियोमर्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखो तो यू विल फाइंड देम कि दे आर आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो सबसे ज्यादा कंपाउंड को स्टडी किया है वो क्या था, ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, राइट। और 2 ब्यूटेनॉल आपको मालूम है कि एक कायरल कंपाउंड है, एक कायरल कंपाउंड है तो 2 मिरर इमेज फॉर्म्स होंगे और वो 2 मिरर इमेज कंपाउंड्स को हम इनैंशियोमर्स बोलेंगे। अभी तक हम उसको ए और बी बोलते आए हैं, आज हम उसको आर और एस बोलते हैं। आर और एस क्यों बोलते हैं ये हम अभी आगे अपकमिंग लेक्चर्स में अंडरस्टैंड करेंगे, बट इसके 2 फॉर्म्स हैं, एक आर फॉर्म और एक एस फॉर्म, ठीक है। अब ये दोनों इनैंशियोमर्स का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करो तो दोनों सिमिलर है, 99.5 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट्स भी सिमिलर है। नेक्स्ट अगर आप ये टार्टेरिक एसिड देखोगे, यहाँ पे ये प्लस लिखा है, माइनस लिखा है, आर आर एस एस, ये सब क्या है हम इसको आगे अभी स्टडी करना है, बहुत कुछ हमने अभी इस टॉपिक पे पढ़ना है। बट ये 2 इसके इनैंशियोमर्स हैं और ये इनैंशियोमर्स का अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर देख रहे हो विच इज द मेल्टिंग पॉइंट, आप क्या देखते हो कि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर है, बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है, नीचे एक वैल्यू दी हुई है, ये इन दोनों का मिक्सचर है जहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट है। अभी इन दोनों के मिक्सचर से वैल्यू डिफरेंट क्यों है, अगेन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, राइट। आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। सिमिलरली अगर आप इनके इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन को देखोगे तो सेम है। अगर कॉमन सॉल्वेंट के अंदर दोनों को डिसॉल्व करोगे तो अगेन उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम है, राइट। और अगर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो अगेन हम क्या देखते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है 2 इनैंशियोमर्स के लिए, एक्सेप्ट जब ये दूसरे कायरल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। इनैंशियोमर्स खुद कायरल है और अगर इनको रिएक्शन करना हो किसी कायरल कंपाउंड के साथ तब ये अपना बिहेवियर डिफरेंट शो करते हैं। अदरवाइज अगर एक कायरल कंपाउंड्स के साथ इनैंशियोमर्स रिएक्ट कर रहे हैं तो वेल ये क्या शो करेंगे, सिमिलर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, तो डिफरेंट क्या है, वेल अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज इन द बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है ये एक्चुअली में आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, अच्छी सी डिस्कशन करेंगे, सब अच्छे से समझ में आएगा। इसको शॉर्ट में पीपीएल भी बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और जब एक बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक इनैंशियोमर में से पास करती है, ठीक है, ये एक तरह की लाइट है, इतना तो अंडरस्टैंड करते हैं हम नाम को देख के। तो लाइट की एक बीम, इस ऐसी लाइट की जो कि प्लेन पोलराइज्ड हो, ऐसी लाइट की जब बीम एक इनैंशियोमर में से पास करती है तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्या हो जाता है, वो रोटेट कर जाती है, वो घूम जाती है, ठीक है। और जो सेपरेट इनैंशियोमर्स होते हैं, मतलब 2 इनैंशियोमर्स हैं, वो जो दोनों इनैंशियोमर्स हैं वो प्लेन ऑफ पीपीएल को जब रोटेट करेंगे तो इक्वल अमाउंट से रोटेट करेंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज में, अगर एक राइट को रोटेट कर रहा है तो एक लेफ्ट को रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जो 2 इनैंशियोमर्स हैं उनका डिफरेंस का है बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल अमाउंट से रोटेट करेंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इन दोनों का इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और बिकॉज इनका इफेक्ट होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इफेक्ट कर सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और क्योंकि डिफरेंट इफेक्ट है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो
तो अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम इनैंशियोमर्स को ही ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। इसीलिए हम पिछले 2 लेक्चर से कायरल मॉलिक्यूल्स और इनैंशियोमर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अब हम डिफाइन कर देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? So stereoisomerism, in which the isomers they are identical in molecular weight, they have the same connectivity of atoms, most of their physical and chemical properties are also the same, but they differ in their effect on the rotation of plane polarized light is called as optical isomerism. वो स्टीरियो आइसोमर्स जिनका मॉलिकुलर वेट सेम, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी मोस्टली सेम, बट उनका डिफरेंस कहाँ पे? रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इसलिए हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इनैंशियोमेरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इनैंशियोमर्स ही ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। हम अब 2-ब्यूटेनॉल के साथ क्या समझे? हम 2-ब्यूटेनॉल के साथ ये समझे कि जो 2-ब्यूटेनॉल है ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। क्यों कायरल मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसमें एक ऐसा कार्बन है जो कि एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक है, उसके आसपास कोई सिमेट्री नहीं है। क्यों कोई सिमेट्री नहीं है? क्योंकि उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स उसके अराउंड लगे हुए हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? एक कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कायरल मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है कि एक इसकी जो मिरर इमेज होगी वो उस पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, तो ये उसकी मिरर इमेज आ गई। और ये दो मिरर इमेज फॉर्म्स, अगर ये 2 कंपाउंड्स हैं तो इन दोनों कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? हम इन दोनों कंपाउंड्स को बोलेंगे इनैंशियोमर्स। ठीक है, और ये जो इनैंशियोमर्स है ये प्लेन पोलराइज लाइट, जो भी ये लाइट होती है उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और क्योंकि एक अगर उसको रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा उसको रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम इन दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। आई होप अब आप लोगों को सब समझ में आ गया और आप लोगों का अब कनेक्शन बन गया कि अगर आपको 2 कंपाउंड्स देखने हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमर हैं या नहीं, तो आप क्या करोगे? उन दोनों कंपाउंड को देखोगे कि क्या वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। अगर वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं तो वो एक दूसरे के क्या हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सो कायरल मॉलिक्यूल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसे हम अब स्टडी करने लगे हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी को सबसे पहले स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रेंच फिजिसिस्ट जीन बैप्टिस्ट बायट इन द ईयर 1850। और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ कायरल सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन of plane polarized light, and this is measured using an instrument called as polarimeter. तो अगर हमें ये मालूम है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये पोलैरिमीटर क्या होता है और ये पोलैरिमीटर ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे मेजर करता है, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इस प्रॉपर्टी की ऑफ द कायरल मॉलिक्यूल्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में इन तीनों चीजों को सीखने वाले हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पोलैरिमीटर क्या होता है और पोलैरिमीटर कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे मेजर करता है। सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। तो ऑर्डिनरी लाइट दिस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। तो एक नॉर्मल जो लाइट वेव है वो कैसे होती है? वो होती है जब एक उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करते हैं? परपेंडिकुलर टू वन अनदर। और जो लाइट की डायरेक्शन होती है दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन की वेव है, राइट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को देखेंगे कि एक डायरेक्शन में है, तो आप कैसे कहोगे? आप ये कहोगे कि जो वेव है
वो ऊपर ट्रैवल कर रही है और नीचे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। और अगर हमारे पास एक ऑर्डिनरी बल्ब हो तो उसमें से ये लाइट कैसे ट्रैवल करी है, तो सब जगह स्प्रेड करिए, ऑल डायरेक्शंस में जा रही है। तो ये सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उनके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वेक्टर्स जो है वो हर एक प्लेन के अंदर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और उनसे परपेंडिकुलर इस तरीके से लाइट ट्रैवल कर रही है। तो अगर हम एक जगह पे सेंटर में खड़े हो जाए, राइट, और हम सेंटर से खड़ के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को देख सकते होते तो हम क्या देखते हैं कि वो हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो लाइट क्या है, हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है एंड इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसको कोई एक मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। एक ऑर्डिनरी वेव के लिए, जैसे कि साउंड वेव्स कहना, को मीडियम चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम टू ट्रैवल नहीं चाहिए, राइट। तो ये ऑसिलेट करते हैं हर एक डायरेक्शन में। ऐसी जो लाइट है जो कि हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। और अगर हमारे पास एक ऐसी लाइट हो जो कि सिर्फ एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करे, ठीक है, सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करे थ्रू पासिंग थ्रू द पाथ ऑफ द प्रोपगेशन, ऐसी लाइट को हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। तो ये वाली अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि ऑसिलेट कर रही है हर डायरेक्शन में। अगर किसी भी एक डायरेक्शन, ये नहीं जरूरी कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये समझ में अब आपको आ गया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। द लाइट विच इज ऑसिलेटिंग ओनली इन वन सिंगल फेज passing through the path of propagation is called as plane polarized light। और ऐसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को कायरल सब्सटेंसेस रोटेट कर सकते हैं। अभी अंडरस्टैंड करने के बाद कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहिए और साथ ही में हमें जो लाइट चाहिए दैट शुड बी ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है दैट इज पॉलीक्रोमैटिक, दैट इज कंपोज्ड ऑफ लाइट ऑफ मेनी वेवलेंथ्स। फॉर एग्जांपल विबग्योर है, तो विबग्योर आप सब जानते हो कि वो जो 7 कलर्स हैं ऑल ऑफ देम दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैसी लाइट चाहिए, हमें एक मोनोक्रोमैटिक लाइट चाहिए, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए और साथ ही में प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहिए। क्यों प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहिए ये भी हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट रिमेंबर कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए और साथ में प्लेन पोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए। और सिंगल वेवलेंथ की लाइट हम जनरली कौन सी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ। वो किसकी वेवलेंथ है, वो है दी लाइन विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द येलो लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द सोडियम लैम्प। ठीक है, तो सोडियम लैम्प की येलो लाइट दैट इज दी लाइन जिसको हम बोलते हैं, ये अगेन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी किया था, और उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज 589 नैनोमीटर। तो हम ये वाली वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं फॉर मेजरिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। और सोडियम लैम्प क्या होता है, सोडियम लैम्प एक ऑर्डिनरी लैम्प की तरह ही होता है और उसकी जो लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड होती है, हर एक फील्ड में ऑसिलेट करती हुई लाइट है, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लाइट की तरह, एक्सेप्ट कि जो ऑर्डिनरी लाइट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी वेवलेंथ्स एंड दिस इज गोइंग टू बी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका जो प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट कैन हैव एनी ओरिएंटेशन अलोंग द लाइन ऑफ ट्रैवल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पोलैरीमीटर क्या होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो पोलैरीमीटर क्या होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कितना रोटेट किया, द डिग्री रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दिस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पोलैरीमीटर। और ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक पोलैरीमीटर के लिए। तो पोलैरीमीटर में हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है,
उसके बाद एक पोलराइजर होता है, पोलराइजर के बाद एक सैंपल ट्यूब होती है जिसके अंदर हम अपना कंपाउंड प्लेस करते हैं, जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी होती है। और नेक्स्ट उसके बाद एक एनालाइजर, और एनालाइजर अटैच्ड होता है एक आई पीस के साथ। आई पीस क्या करेगा, उसके थ्रू हम लाइट देखेंगे जो बाहर निकलेगी। ठीक है, वन बाय वन इन पॉट्स को समझेंगे तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स मैंने आपको अभी बताया, ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए या पोलैरीमीटर के लिए जो लाइट सोर्स है दैट मस्ट प्रोड्यूस मोनोक्रोमैटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ लाइट होनी चाहिए। और जनरली जो पोलैरीमीटर्स होते हैं वो सोडियम आर्क की लाइट को यूज करते हैं जिसे हम सोडियम डी लाइन वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट आ गया लाइट सोर्स के बाद एक पोलराइजर। अब एक पोलराइजर क्या करेगा, जो लाइट सोर्स है वो हमें क्या दे रहा है, नॉर्मल लाइट दे रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट दे रहा है, लाइट जो कि हर प्लेन में ट्रैवल कर रही है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एक पोलराइजर इस अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। पोलराइजर क्या होता है, इसके अंदर एक फिल्टर है। ठीक है, फिल्टर क्या चीज होती है, आई होप आप सब समझते हो कि अगर आपके पास एक फिल्टर पेपर होगा और उसके थ्रू आप अगर सैंड वाटर को पास करोगे तो आपको पानी चाहिए, पानी आपको मिल जाएगा और सैंड पीछे फिल्टर पेपर पे रह जाएगी। सिमिलरली अब हमारे पास एक पोलराइजिंग फिल्टर है। हमें क्या चाहिए, हमें लाइट चाहिए जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ एक ही प्लेन में हो और इस लाइट के हर एक प्लेन में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सारी वेव्स को रिमूव कर देंगे एक्सेप्ट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ एक ही प्लेन में हो। वो काम कौन करेगा, ये पोलराइजर, दैट इज अ पोलराइजिंग फिल्टर। अब ये पोलराइजिंग फिल्टर एक पोलराइज्ड लेंस भी हो सकता है, एक निकोल प्रिज्म भी हो सकता है। तो ये एक प्रिज्म है, एक डबली रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट है, और जो ये इसकी कॉम्पोजिशन है दैट इज क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑलराइट। तो पोलराइजर ने क्या किया, मोनोक्रोमैटिक लाइट को जब हमने इसमें से पास किया तो वो एज प्लेन पोलराइज लाइट या सिंपली एज पोलराइज लाइट बाहर निकल के आ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पड़ा हुआ सैंपल ट्यूब पड़ी हुई है। सैंपल ट्यूब में क्या करना है, सैंपल ट्यूब में हमने अपना जो कंपाउंड है उसको डाल के उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना है। मगर वो चेक करने से पहले हम क्या करते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको अलाउ करते हैं पास करने के लिए एम्प्टी ट्यूब में से, या ट्यूब में हम सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट को डाल के ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब क्या है, या खाली है या ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर। अब उसमें से जब हम पास करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि या तो ये खाली है या ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट है तो उसने उसकी प्लेन को रोटेट नहीं करना। जब रोटेट नहीं करेगा तो ये प्लेन पोलराइज लाइट बिल्कुल ऐसे ही वापस आएगी। ये हमारा डायग्राम नहीं, ये कायरल कंपाउंड के लिए है। ठीक है, तो अगर हमने खाली में से लाइट को पास किया या ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसमें से पास किया तो लाइट बिल्कुल ऐसे ही आएगी जैसे कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, तो अनचेंज्ड वो बाहर निकलेगी। ठीक है, अब ये लाइट को हम क्या करेंगे, एक एनालाइजर के थ्रू एग्जामिन करेंगे। एनालाइजर किसके साथ अटैच्ड है, एक आईपीस के साथ अटैच्ड है और उसके ऊपर डिग्रीज मार्क्ड हैं जिससे हम रोटेशन को चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम एनालाइजर के थ्रू पास की हुई लाइट को चेक करते हैं। अब ये जो एनालाइजर है ये क्या होता है, ये भी एक तरह का पोलराइजर होता है। राइट, तो ये जो पोलराइजर है ये भी उसी तरीके से लाइट को पास करेगा। एनालाइजर भी बिल्कुल वैसे ही लाइट पास करेगा जैसे कि पोलराइजर पास करता है। ऑलराइट, जो इसकी स्लिट्स की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में अगर लाइट आ रही है तो पास होगी, अगर नहीं आ रही है तो नहीं पास होगी। तो हम क्या करेंगे, जब हम आई पीस के थ्रू देखेंगे तो व्हाट वी विल सी, जहाँ हम हो सकता है कि हमें कुछ लाइट दिखाई दे रही हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि पोलराइजर और एनालाइजर की आपस में एक दूसरे के रिलेटिवली पोजीशन क्या है। अगर वो पोजीशन दोनों की पैरेलल होगी तो ये लाइट ऐसे ही पास कर जाएगी कंप्लीटली। अगर ये एक दूसरे से स्लाइटली रोटेटेड एंगल में प्रेजेंट होंगे तो वो जो लाइट पास करेगी वो पूरी की पूरी आपको नहीं दिखाई देगी। और अगर ये
प्ले पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होंगे। मैं आपको अभी दोबारा से इस सबको डायग्राम्स के साथ भी दिखाती हूँ, मगर जस्ट अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर ये पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इसमें से ये लाइट इस डायरेक्शन में पास की, ये वर्टिकल लाइन है, राइट। और एनालाइजर की जो स्लिट होगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो उसमें से ये वर्टिकल लाइन पास नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें कंप्लीट डार्कनेस दिखाई देगा। हमें क्या करना है? आई पीस को तब तक रोटेट करना है जब तक हमें कंप्लीट डार्कनेस नहीं दिखाई दे। लाइट दिख रही है तो उसको रोटेट करो जब तक कंप्लीट डार्कनेस नहीं दिखाई दे। ठीक है। इस पॉइंट पे एनालाइजर क्या होगा? राइट एंगल टू द फर्स्ट पोलराइजर होगा, और राइट कोई लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। एनालाइजर की इस पोजीशन को हम एज जीरो रोटेशन पे सेट कर देंगे। ठीक है, जीरो रोटेशन पे सेट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम अपना उसके अंदर सैंपल डालेंगे, टेस्ट सैंपल ट्यूब के अंदर। अब सैंपल कैसे डालना है? सैंपल या तो खुद से लिक्विड होना चाहिए, अगर वो लिक्विड नहीं है तो उसका सॉल्यूशन बनाना है इन अ सूटेबल सॉल्वेंट लाइक वाटर, इथानॉल और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो उसको हम सोल्यूशन फेज में ही चेक कर सकते हैं। अब सोल्यूशन फेज में जब आप चेक करोगे तो अब क्या होगा? अब ये प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से पास करेगी। या तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब अगर तो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट था। ठीक है, तो कोई भी जब लाइट पास करेगी तो उसकी रोटेशन नहीं होने वाली प्लेन की। जैसे पोलराइजर से पास की हुई प्लेन पोलराइज लाइट है, बिल्कुल इससे भी पास की हुई वैसे ही एनालाइजर से आपको प्लेन पोलराइज लाइट दिखाई देगी। ठीक है, अगर तो ये एनालाइजर और पोलराइजर एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्लेस्ड हैं, जहां पे आपने 0 डिग्री सेटिंग की थी, तो आपको अभी भी कंप्लीट डार्कनेस ही दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप उसको रोटेट करोगे 90 डिग्री के एंगल पे, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल आ जाएंगे और आपको ब्राइट लाइट दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्टिकली अगर इनएक्टिव है तो उसने रोटेट नहीं की लाइट को। कैसे पता लगा हमें? पैसे हमें पता लगा क्योंकि हमने डार्कनेस ही रखी थी और अभी भी डार्कनेस ही रही, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ा। ऑलराइट, ऐसा जो कंपाउंड है उसको हम क्या बोलेंगे? ए कायरल कंपाउंड, क्योंकि ए कायरल कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट नहीं करता क्योंकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि सब्सटेंस जो है वो है ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर अब सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या होगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो जब ये लाइट उसमें से पास करेगी तो सपोजिटली ये पहले एक मॉलिक्यूल को जाके टकराएगी। जब एक मॉलिक्यूल को जाके टकराएगी तो जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो थोड़ी सी रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अगले मॉलिक्यूल को जाके टकराएगी, थोड़ी और रोटेट हो जाएगी, अगले मॉलिक्यूल से और करते हुए इसमें से ये बाहर जब निकलेगी तो ये प्लेन पोलराइज लाइट का हम क्या देखेंगे कि एंगल जो है वो डिफरेंट हो गया। ये इस तरीके से था, अब ये इस तरीके से हो गया। तो जब ये एनालाइजर में से बाहर निकलेगी लाइट, ठीक है, तो क्या होगा कि आप कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को देख पाओगे, राइट। द एनालाइजर विल नो लॉन्गर ब्लॉक ऑल द लाइट, सो द लाइट विल रीच द यूजर्स आई। कंप्लीट डार्कनेस अब नहीं होगी। और फिर यूजर क्या करेगा या हम क्या करेंगे? अगर हम पोलैरिमीटर में से देख रहे हैं कि हम फिर से रोटेट करेंगे एनालाइजर को जब तक हमें जीरो लाइट दिखाई दे। ऑलराइट, और इसलिए फिर अब हमने जो एंगल से इसको रोटेट किया है हम उसको मेजर करेंगे और हम उसको कहेंगे अल्फा। और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड रोटेशन। The degree to which the analyzer is rotated can be read from the dial, and this represents the difference between an optically inactive sample and optically active sample. ठीक है, ये समझ में आ गया? अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होगा तो वो डार्कनेस ही रहेगी, अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो वो डार्कनेस नहीं रहेगी। और डार्कनेस लाने के लिए आपको फिर से इस एनालाइजर को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, राइट। अब आपको समझ में आ गया ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे मेजर करता है। अब इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? हम इससे ये कंक्लूड करते हैं कि अगर एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करेगा, अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को वो रोटेट नहीं करेगा।
और अब हम ये भी जानते हैं कि कायरल कंपाउंड जो होता है वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कायरल कंपाउंड क्या होता है, एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ए कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और कायरल कंपाउंड के लिए अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या उसको एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे रोटेशन हो रही है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। आप इसको यहाँ पे देख रहे हो, इस सर्कल को अपने सामने, और अब आप इसको क्या देख रहे हो कि ये अपने लेफ्ट पे रोटेट किया। अगर ये राइट पे रोटेट करेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी, राइट। तो एक कायरल कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। और अब हम ये भी जानते हैं कि एक कायरल कंपाउंड और उसका मिरर इमेज कंपाउंड क्या होता है, इनैंशियोमर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इनैंशियोमर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका जो मिरर इमेज है, राइट, मिरर इमेज जो है उसने उसको कैसे रोटेट करना है, सेम अमाउंट से रोटेट करेगा काउंटर क्लॉकवाइज। एक एनांशियोमर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मगर बाय द सेम अमाउंट। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, इनफैक्ट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी सेम, बट उनका बिहेवियर क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के लिए डिफरेंट है, राइट। एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आया इन एंशियोमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले बोली थी वो ये थी कि हम यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट को क्यों नहीं लेते हैं एग्जामिन करने के लिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्यों लेते हैं। अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट को लेंगे, अगर उन रोटेट भी होगी तो रोटेट करने पे सपोजिटली ये वाली लाइट थी वो रोटेट होके इस डायरेक्शन में आ गई, तो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी भी एक इलेक्ट्रिक वेक्टर है, राइट। तो हमें ये नहीं मालूम लगेगा कि ये वाली लाइट का रोटेशन हुआ। अगर हम सिर्फ एक ही सिंगल डायरेक्शन की लाइट लेते हैं, सिंगल प्लेन में लाइट लेते हैं, तो अगर उसका रोटेशन हुआ तो हमें मालूम लग जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम अनपोलराइज लाइट नहीं लेते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट लेते हैं, सो दैट कि हमें मालूम लग सके कि उसका रोटेशन हुआ या नहीं। अगर सारी साइड पे ऑलरेडी लाइट है तो हमें नहीं मालूम लग सकता कि वो रोटेशन हो रहा है उसका या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर अब एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो रोटेट कर रहा है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्लॉकवाइज, तो उस इनैंशियोमर को हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको डिनोट करेंगे हम एक प्लस साइन के साथ। डेक्स्ट्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि डेक्स्ट्रो एक लैटिन प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग है टू द राइट। सो रोटेशन टू द राइट को हमने क्या बोला, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, और उसको डिनोट करेंगे एक माइनस साइन के साथ। और लीवो अगेन एक लैटिन प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग है टू द लेफ्ट। सो लेफ्ट की रोटेशन लीवो रोटेटरी, राइट की रोटेशन तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज रोटेशन तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो लीवो रोटेटरी। कई बारी हम इस प्लस और माइनस साइन के साथ डिनोट करने की जगह पे डी और एल इन द स्मॉल लेटर्स लोअर केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम पहले प्रॉपर्टीज को देख रहे थे, वहां पे एक आर और एस लिखा हुआ था कंपाउंड के नाम के आगे। ठीक है, अब ये आर और एस का मीनिंग क्या होता है, वेल ये जो आर और एस होता है ये बताता है अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स अबाउट एन एसिमेट्रिक कार्बन, किस तरीके से वो अरेंज्ड है, राइट। तो ये हमें अभी और आगे स्टडी करना है, अभी हमने नहीं पढ़ा है, आज के दिन हम ये पढ़ाई करेंगे भी नहीं। हमने ये सीख लिया कि जो प्लस और माइनस साइन है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन इन विच द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, सो हमारे पास अगर ये 2 ब्यूटेनॉल हो तो 2 ब्यूटेनॉल क्या है, एक कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड है इसका मतलब ये है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
और अगर ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एक कायरल कंपाउंड है, तो इसका एक मिरर इमेज कंपाउंड भी होगा। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं और ये एक दूसरे के साथ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हैं। अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा कैसे रोटेट करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। उसको हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, ये आपके पास क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट है, इसने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया और इसने इसको क्या किया, इसने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब इनमें से कौन सा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये हमें नहीं मालूम। ये हमें कैसे मालूम लगेगा, जब हम इन दोनों सब्सटेंसेस को पोलैरीमीटर में डाल के सेपरेटली चेक करेंगे। चेक करने पे ही आपको मालूम लगेगा कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को किस साइड पे रोटेट कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर कि आपको नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स 2 ब्यूटानॉल के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और अगला एग्जाम्पल आप जो देख सकते हो वो क्या है, ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन का। अगेन इसको भी हम पिछले लेक्चर्स में एज एन एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो इसमें भी अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज कंपाउंड्स हैं। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, दोनों के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए ये दोनों भी इनैंशियोमर्स हैं। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, the only way we can tell whether a compound is dextrorotatory or levorotatory is to put the compound in a polarimeter. पोलैरीमीटर के में डालने पे ही पता लगेगा कि इन दोनों में से डेक्स्ट्रो कौन सा है और लीवो कौन सा है, कौन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कौन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर हम ऐसे ही देखें तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि सपोजिटली अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है, ये सारा डायग्राम अभी जो कुछ हमने डिस्कस किया उसको रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट को हमने एक पोलराइजर में से पास किया, हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिली। उसको जब हम एनालाइजर में से पास करें और एनालाइजर इसके पैरेलल हो तो हमें कैसी लाइट दिखाई देगी, हमें बिल्कुल वैसे ही अनचेंज्ड लाइट दिखाई देगी। और इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों के बीच में, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। या तो हमने एम्प्टी ट्यूब को चेक किया है, या हमने उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट को डाल के चेक किया है, या हमारे पास इनके बीच में जो सब्सटेंस हम चेक कर रहे हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट। तो क्योंकि वो इनएक्टिव है इसलिए वो अलाउ करेगा लाइट को ऐसे ही पास करने में। और यहाँ पे पोलराइजर और एनालाइजर की आप इन लाइंस को देखोगे तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। और जब ये पैरेलल होंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही ब्राइट लाइट दिखाई देगी जैसे कि पोलराइजर में से पास करती है, ऑलराइट। और अगर पोलराइजर और एनालाइजर को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से जो लाइट पास की उसकी प्लेन ये है, यहाँ जब पहुंचेगी तो वह इसमें से पास नहीं कर पाएगी तो आपको क्या दिखाई देगा, कंप्लीट डार्कनेस, ठीक है। और उस कंप्लीट डार्कनेस को हमने जीरो रोटेशन मार्क कर लिया था। So polarizer और analyzer crossed, no optically active substance again present। अगर आपको complete darkness दिखाई दे रहा है तो again क्या है इसका मीनिंग कि इन दोनों के बीच में optically inactive substance ही पड़ा हुआ है। अगर अब एक कायरल कंपाउंड आ जाएगा दोनों के बीच में तो क्या होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे तो आपको जो लाइट की इंटेंसिटी पहले दिखाई दे रही है उससे कम हो जाएगी। और अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि वो जो डार्कनेस थी अब वो कंप्लीट डार्कनेस नहीं रही, थोड़ी सी अभी लाइट पास कर सकती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो क्या होगा, ब्राइट लाइट नहीं रहेगी उतनी, थोड़ी डिम हो जाएगी क्योंकि दोनों का एंगल में फर्क हो गया, क्योंकि कायरल कंपाउंड ने उसको रोटेट कर देना है, ठीक है। और अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होंगे तो हम आप देखोगे कि ये थोड़ा सा एंगल रोटेट हो गया तो कंप्लीट डार्कनेस नहीं दिखाई देगी, कुछ लाइट दिखाई देगी।
फिर आप क्या करोगे, आप एनालाइजर को वापस रोटेट करोगे जब तक आपको कंप्लीट डार्कनेस नहीं दिखाई देती, और उस एंगल को जब आप मेजर करोगे तो वो आपका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, इतना एंगल से रोटेट किया, और साथ में आप चेक कर सकते हो कि आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो ये है कि बहुत सारी बुक्स में आपको जो जीरो रोटेशन है वो कहाँ पे बताया होगा, वो बताया होगा जहाँ पे ब्राइट लाइट है। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप जहाँ पे पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे को पैरेलल हो, आपको कंप्लीट ब्राइट लाइट दिखाई दे रही है, आप उसको 0 डिग्री रोटेशन दे दो। अगर आप ये करोगे तो जब आप एनालाइजर, जब आप कायरल कंपाउंड रखोगे तो वो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो आपने अब आई पीस को वैसे रोटेट करना है कि आपको फिर कंप्लीट उतनी ही इंटेंसिटी मिल जाए। ठीक है, तो आप उसका जो एंगल होगा वो मेजर करोगे। अदरवाइज आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपने ये जीरो लिया, ठीक है, अगर आपने कंप्लीट डार्कनेस को जीरो लिया तो जो रोटेशन होगी टूवर्ड्स कंप्लीट डार्कनेस फॉर द कायरल कंपाउंड, अगर वो थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आप कंप्लीट ब्राइटनेस को 0 डिग्री ले रहे हो, उससे रोटेशन मेजर करोगे तो कंप्लीट डार्कनेस की टूवर्ड 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम दोनों ही वेज में एक बेस 0 डिग्री रोटेशन ले सकते हैं, चाहे वो कंप्लीट डार्कनेस को ले लें, चाहे वो कंप्लीट ब्राइटनेस पे ले लें। जब कंपाउंड एक दूसरे को कंप्लीटली पैरेलल है, सॉरी, पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे को कंप्लीटली पैरेलल है, उस पॉइंट को आप 0 रोटेशन पे सेट कर दो, या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है तब आप उसको 0 रोटेशन पे सेट कर दो। आपकी बुक्स में जैसे भी लिखा होगा दोनों वेज में ही करेक्ट है। सिर्फ आपको मेजर जब आप कर रहे हो मेजर रोटेशन को, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने 0 लिया है आपने उसी तरफ ही वापस एंगल को रोटेट करके मेजर करना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है जो कि हमने मेजर किया है, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वेल ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स द लाइट एनकाउंटर्स इन द सैंपल। तो आप लोगों को मालूम है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये जब इस ट्यूब में से पास करेगी, इसके रास्ते में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उतनी रोटेशन ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होगा तो वो रोटेशन कम होगी, अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा होगा तो वो रोटेशन ज्यादा होगी। अब ये नंबर किस पे डिपेंड करता है, वेल ये नंबर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। अगर सैंपल ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, लाइट को रास्ते में ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। लेस कंसंट्रेशन होगी तो कम मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल पे डिपेंड करेगा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, और साथ ही में किस पे डिपेंड करेगा, द लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब। अगर सैंपल ट्यूब की लेंथ ज्यादा होगी तो ये लाइट को रास्ते में ज्यादा मॉलिक्यूल्स दिखा मिलेंगे। ठीक है, अगर सैंपल ट्यूब कम लेंथ की होगी तो उसको रास्ते में कम मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये 6 लाइंस ड्रॉ कर दी है। मान लेते हैं कि इसके रास्ते में 6 मॉलिक्यूल्स आए, अगर हम अब इसकी लेंथ आधी कर देंगे तो उसको सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ही इन मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो राइट के रास्ते में आएगी वो कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब पे भी डिपेंड करेगा। साथ ही में जो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है वो टेम्परेचर पे और वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स पे भी डिपेंडेंट होता है। जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स कितने रैपिडली मूव कर रहे हैं इन द सिस्टम उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि लाइट के रास्ते में कितने मॉलिक्यूल्स आए। ठीक है, सिमिलरली वेवलेंथ, अब लाइट है तो लाइट की वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स एंड टेम्परेचर ऑल्सो आर गोइंग टू इफेक्ट the observed rotation of the atom. ओके, सो अब आपने ये देखा कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रोटेशन है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, और अगर हमें दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंपेयर करना हो तो उन ऑब्जर्व्ड फैक्टर्स को हमें कुछ स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है, सो दैट कि हम एक कंपैरिजन कर सके। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वेल हम सब्सटेंसेस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर नहीं कर सकते। सपोजिटली मेरे पास एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है।
मैं कहूं कि इस कंपाउंड का जो एंगल ऑफ रोटेशन आया दैट इज 44 डिग्रीज और दूसरे का जो रोटेशन का एंगल आया दैट इज 55 डिग्रीज। इसको देख के आप क्या कहोगे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव ज्यादा है? वेल ऑब्वियसली जिसके अंदर एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा हम उसको कहेंगे कि वो ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। बट सपोजिडली यहाँ पे जो पैरामीटर्स थे हमने उनको चेंज किया हुआ, राइट? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की जो हमने कंसंट्रेशन ली है दैट इज डबल द कंसंट्रेशन जो कि हमने बी के केस में ली है। ठीक है, कंसंट्रेशन हमने ए के केस में ज्यादा ली थी और बी के केस में हमने कंसंट्रेशन कम ली थी। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी तो वैल्यू और भी कम आनी चाहिए थी। और सपोजिडली अगर हमने लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो इस केस के अंदर बहुत ज्यादा ले ली, राइट? 4 टाइम्स इससे ले ली और यहाँ पे जो लेंथ ली थी वो सिर्फ एक सिंगल लेंथ ली थी। तो उस केस में अब ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है इसकी, इसको तो बहुत सारा टाइम मिल गया लाइट को पास करने के लिए थ्रू द सब्सटेंस, ज्यादा रोटेशन करता जाएगा, यहाँ पे कम रोटेशन करता जाएगा। तो हम एक प्रॉपर वे में नहीं बता सकते कि ये दोनों कंपाउंड्स में से ऑप्टिकली एक्टिव ज्यादा कौन सा है। बट सपोजिडली हम एक डिफाइन कर दें कि जितनी कंसंट्रेशन में हम ए को ले रहे हैं हमने उतनी ही कंसंट्रेशन को में बी को लेना है। अगर हमने यहाँ पे 2 ग्राम सॉल्वेंट के, अगर हमने 1 ml ऑफ सोल्यूशन में मिक्स किए हैं, राइट, और यहाँ पे भी हम 2 ग्राम ही ले लें इसका, तो वेल दोनों स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। और अगर हम एल लेंथ लें ट्यूब की और यहाँ पे भी ट्यूब की लेंथ एल ही ले लें तो फिर हम इन दोनों को प्रॉपरली कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम अब जो ये टर्म आप देख सकते हो ऊपर लिखी हुई स्पेसिफिक रोटेशन, वेल वो इसीलिए हम लोगों ने डिफाइन करनी है क्योंकि हम इस टर्म के अंदर इन सब पैरामीटर्स को जो कि फ्लक्चुएट कर सकते हैं ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन को, उनको कांस्टेंट कर देने वाले हैं, राइट? तो जो स्पेसिफिक रोटेशन होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी। और ये स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या है? वेल दिस इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ रोटेशन caused by a solution of 1 gram of the compound per ml of the solution in a sample tube 1 decimeter long at a specified temperature and wavelength। तो टेम्परेचर और वेवलेंथ भी स्पेसिफाई कर दिया कि इस टेम्परेचर वेवलेंथ पे हम कर रहे हैं। ट्यूब की लेंथ को भी हमने फाइनलाइज कर दिया कि 1 डेसीमीटर ट्यूब लेंथ लेनी है। फिर साथ में हमने कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड को भी फाइनलाइज कर दिया कि 1 ग्राम पर ml ऑफ द सोल्यूशन अगर हम लेंगे उससे जितनी भी रोटेशन की वैल्यू आई, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ रोटेशन, वो हम क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर कंपाउंड्स की कंसंट्रेशंस डिफरेंट है, ट्यूब की लेंथ डिफरेंट है, तो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। ठीक है, अल्फा द ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन डेसीमीटर्स and the concentration in gram per ml of the solution, this will give us specific rotation। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व जो आपने किया उसको लेंथ ऑफ द ट्यूब से डिवाइड कर दो। लेंथ ऑफ द ट्यूब किस में होनी चाहिए? डेसीमीटर्स में होनी चाहिए। आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वहां पे आपको ये फॉर्मूलाज में जो वैल्यूज हैं, नोटेशन है कि अगर ये डेसीमीटर में है तो ये डेसीमीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। सपोजिटली आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर या मीटर में लेंथ दी हो तो आपको उसको डेसीमीटर में चेंज करना है। सिमिलरली जो कंसंट्रेशन लेनी है दैट इज ग्राम पर ml ऑफ द सोल्यूशन। तो ये नोटे आपको याद रखना है। ठीक है, उससे जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन। और जितनी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू ज्यादा उतना क्या होगा? उसका कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हम इस लेक्चर को कंक्लूड कर सकें। 2-मिथाइल-1-ब्यूटानॉल, अगर हमारे पास एक इनैंशियोमर हो, ये जो कंपाउंड है ये कायरल कंपाउंड है, आप इसको अभी लिख के देखोगे तो आपको उसके अंदर एक कायरल कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो कायरल कार्बन मिला तो कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। 2 इनैंशियोमर्स पॉसिबल हैं, तो एक इनैंशियोमर की अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन को कहें कि जो वैल्यू आई है दैट इज 5.75 डिग्री, ठीक है,
तो इसका मतलब है कि उसने प्लेन पोलराइज लाइट को इतने एंगल से रोटेट किया, और अगर प्लस साइन लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। अगर एक एनैंशियोमर की वैल्यू ये है तो दूसरे की क्या वैल्यू होगी? वेल, दूसरे की बिल्कुल सेम वैल्यू होगी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट विल बी -5.75 डिग्री, क्योंकि इसने रोटेट करना है बाय द सेम अमाउंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, एक R2 मिथाइल 1 ब्यूटानॉल है, एक S2 मिथाइल 1 ब्यूटानॉल है। अब R और S अगेन आपको बाद में बताऊंगी, ये इनकी अरेंजमेंट है, इस कायरल कार्बन के अराउंड ये किस तरीके से अरेंज्ड है उस पर डिपेंडेंट है कि R किसको कहते हैं हम और S किसको कहते हैं। अगेन अगेन अ टॉपिक दैट यू हैव टू लर्न और क्वाइट इन वेल डिटेल। ठीक है, अगर अब इसकी जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है दैट इज अल्फा एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड डी लाइन सोडियम वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं, तो वैल्यू जो आई +5.75, इसका मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऑफ रोटेशन इज 5.75 डिग्री, और इधर माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या थी कि अब हमें कैसे पता लगा कि ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है? हमने इन दोनों सब्सटेंसेस को पोलैरिमीटर में डाल के चेक किया कि किसने लाइट को किस तरीके से रोटेट किया। ठीक है, आई होप यू विल रिमेम्बर दिस। तो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया, आपको सब कुछ समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी लर्निंग अभी इस टॉपिक में बाकी है, और क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम धीरे धीरे अच्छे से इसको पढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट और बच्चे भी इन लेक्चर्स के साथ गेन कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए और खूब सारा एंजॉय कीजिए। बाय बाय।